Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है पीएम नरेंद्र मोदी के जितने लोग फैन है फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। नहीं, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं भी यार मतलब ओवर एक्साइटेड होकर ना कुछ भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक को शेयर देना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड और मोस्ट वांटेड वीडियो आप लोगों की पेश की खिदमत लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मुझे कह रहे थे तुम पीएम मोदी के बारे में जानती हो क्या हो, ठीक है। तो भाई मैं पीएम मोदी जी की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। ये बात नहीं है कि मैं कभी भी मेरी वीडियो कोई भी उठा के देख ले, कभी पीएम मोदी के बारे में खिलाफत में जो है ना उनकी कभी कोई अगेंस्ट बात नहीं की, बल्कि मैं तो उनकी तारीफ करती हूँ। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स जो है ना उन्होंने की हैं और बड़े ही अच्छे पीएम है वो। तो आज इनकी बायोग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ज्यादा लोगों ने 7-8 लोगों ने मिलकर ये वीडियो मुझे शेयर की कि इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाओ। तो फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। पीएम मोदी जी के फैन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर रेड हार्ट टाइप कर दीजिएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट में भी बहुत सारी बातें होंगी और वीडियो में साथ साथ भी हम बातें करते ही रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टडी IQ IAS अच्छी वीडियोस ये बनाते हैं। अफोर्डेबल। नरेंद्र मोदी। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। दोस्तों, वाह 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 आज की कहानी जिस शख्सियत की है, उनका जीवन और व्यक्तित्व इन पंक्तियों में एकदम सटीक बैठता है। ऐसा लगता है कि मानो ये पंक्तियां उन्हीं के जीवन को बयां कर रही हूं। आज की कहानी गरीबी के जंजाल से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक बनने तक के एक संघर्ष भरे सफर की है। यह कहानी घोर संघर्ष के आगे अटूट साहस की, अनपैरेलल्ड विक्ट्री की है। जी हां दोस्तों, आपने सही पहचाना। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आजाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कहा जाता है कि आजाद भारत में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो है नरेंद्र मोदी। हालांकि इनकी पर्सनैलिटी जितनी फेमस है, इनका पॉलिटिकल करियर उससे कई गुना ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। लेकिन इनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि जो इनको पसंद नहीं करते हैं वो भी इनको नजरअंदाज नहीं कर पाते। तो आखिर एक चाय वाले के रूप में शुरू हुआ जिंदगी का सफर उनको दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स की पोजीशन पर कैसे ले आया। एक सन्यासी बच्चा भारतीय राजनीति की सत्ता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी के रोमांचक सफर से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर साल 1950। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव में एक पुअर फैमिली में जन्म लिया। उनकी मां का नाम था हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। वो बताते हैं कि बचपन में उनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करते थे और मोदी जी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। ट्रेन में अलग अलग लोगों के साथ बातचीत के दौरान उनकी हिंदी शुरू से ही काफी अच्छी हो गई। वहीं दूसरी तरफ उनकी मां घर चलाने के लिए दूसरे घरों में भी काम किया करती थी। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग वडनगर से ही की। वो बड़े शौक से स्कूल जाते थे। हालांकि वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनको थिएटर और स्पोर्ट्स में भाग लेने का बहुत शौक था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत से भरपूर रहता था। वो बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी, जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहां मगरमच्छ का एक बच्चा मिला, जिसको बहुत बहादुरी से उठाकर वो घर ले आए, लेकिन मां के समझाने पर उन्होंने उसको वापस झील में छोड़ दिया।
खैर, नरेंद्र मोदी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। वो अक्सर फ्री टाइम में उनकी किताबों को पढ़ा करते थे। इसके अलावा उनको इतिहास पढ़ने का भी बहुत शौक था। देश के इतिहास को जानने के लिए वो लाइब्रेरी जाकर कई कई साल पुराने न्यूज़पेपर मांगकर पढ़ा करते थे। उनके बचपन में एक बड़ा मोड़ 8 साल की उम्र में आया, जब वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से इंस्पायर होकर आरएसएस की शाखा में जाने लगे। एक दिन वडनगर की एक शाखा में लक्ष्मण राव इनामदार, जिनको सब वकील साहब कहते थे, वो आरएसएस के लोगों को संबोधित करने वहां पहुंचे। उनके शब्दों से नरेंद्र मोदी बहुत इंस्पायर हुए। इस दौरान 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इस वॉर में भारत की हार ने मोदी जी को झकझोर दिया। इसके चलते उनका देश के लिए प्रेम और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। इसी के बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने का सपना देखा, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो आर्मी स्कूल नहीं जा पाए। इसके बाद उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने की ठानी। हालांकि उनकी कद काठी एनसीसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन जब उनकी कमिटमेंट को देखते हुए उनके फिजिकल टेस्ट लिए गए, तब उन सब में उन्होंने बाजी मार ली। इसके अलावा मोदी जी की एक और खूबी थी, उनको साफ सुथरे कपड़ों का बहुत शौक था। हालांकि वो बहुत महंगी पोशाक नहीं पहनते थे, लेकिन वो जो भी पहनते वो एकदम साफ सुथरा होता था। ये उनकी पर्सनैलिटी में आज भी साफ झलकता है। दोस्तों, इसी दौरान लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी तय कर दी गई और 17 साल की उम्र में उनकी यशोदाबेन चमन लाल के साथ शादी कर दी गई। इस बीच उन्होंने देश के जवानों की भी खूब सेवा की। 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान सैनिकों के साथ उनका लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया। बताया जाता है कि वो वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन्स में उनको चाय और खाना पहुंचाया करते थे। यानी उनमें छोटी सी उम्र से ही देश प्रेम कूट कूट कर तो सिंगल नहीं थे। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा विचारशील होते गए। वो अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में किताबों के बीच बिताने लगे। वो अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहते थे। साथ ही वो घर से बाहर निकलकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वो घर परिवार में उलझकर ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। 1967 में उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। आगे जाकर उन्होंने अपना नाम अनिकेत भी रखा। अनिकेत यानी जिसका कोई घर नहीं। खैर, घर से निकलकर वो सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन वहां उनको दीक्षा नहीं दी गई। असल में रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना जरूरी था, लेकिन मोदी जी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। वहां के लोगों ने उनको समझाया कि अभी उनकी उम्र अपने परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करने की है। इतनी कम उम्र में इतना कठिन जीवन ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ठान लिया था। तो इसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्रैवलिंग करते हुए गुजारे। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट, वहां से अल्मोड़ा, उसके बाद केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वो गुजरात की ओर गए। 1969 के आसपास वो वडनगर में एक बार फिर वापस आए। उनके जाने की वजह से घर में दुख और शिकायत का माहौल छाया हुआ था। लेकिन इससे पहले कि ये इमोशंस उनको कमजोर करे, मोदी जी एक बार फिर सबसे अलविदा लेकर अपनी तलाश में निकल पड़े। इस बार वो सीधा अहमदाबाद गए। यहां उन्होंने कुछ दिन अपने मामा की चाय की कैंटीन पर काम किया। इस दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर्स में आना जाना लगा रहता था। वहां उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब से हुई और यहीं से उनकी आरएसएस की जर्नी की शुरुआत हुई। एंट्री इनटू आरएसएस। दोस्तों, जब वकील साहब की नजर नरेंद्र मोदी पर पड़ी तो उन्होंने उनमें बहुत सी खूबियां नोट की। वकील साहब भी उनसे बहुत प्रभावित थे। अहमदाबाद पहुंचकर वकील साहब ने आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर्स में मोदी जी के रहने के सभी अरेंजमेंट्स करा दिए। 1971 में 18 साल की उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और यहां उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब वो अपना पूरा समय आरएसएस के कामों में बिताने लगे। इस समय उन्होंने गुजरात के कोने कोने में अलग अलग विषयों पर काम किया, जिसकी वजह से उनको लोगों के दुख दर्द की समझ बहुत अच्छे तरीके से होने लगी। आरएसएस में भी वो दिन रात लोगों के बीच जमकर मेहनत किया करते थे। मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना, ऑफिस की साफ सफाई करना,
ये सब उन्हीं के जिम्मे था। इस दौरान मोदी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस समय वकील साहब ने उनको अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि वकील साहब का मोदी जी की पर्सनालिटी को निखारने में बहुत बड़ा योगदान रहा। पीएम मोदी बताते हैं कि उन्होंने अपना यूथ ज्यादातर वकील साहब के साथ ही बिताया। उन्होंने काफी लंबे समय तक मोदी जी का मार्गदर्शन किया। ये आगे चलकर मोदी जी के सलाहकार भी बने। खैर 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान जब आरएसएस जैसी संस्थाओं को बैन कर दिया गया, उस समय भी मोदी जी अपने काम से पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इस इमरजेंसी का विरोध करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसके बाद आरएसएस में उनका ओहदा पहले से कई गुना बढ़ गया। 1978 में उनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। कुछ समय सूरत और वडोदरा में काम करने के बाद 1979 में उनको आरएसएस की दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। दिल्ली से वो कुछ समय बाद एक बार फिर गुजरात वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। इस बुक में उन्होंने गुजरात की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को बहुत गहराई से डिस्कस किया। 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन भी खत्म किया। 1985 में आरएसएस ने उनके कमिटमेंट और हार्डवर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया। 1987 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया। बीजेपी के सीनियर लीडर्स उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इस दौर में वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बेहद करीब आ गए। पार्टी में काम करते वक्त वो उनसे बहुत कुछ सीखते थे। आज उनकी भाषा में भी वाजपेयी जी की छवि साफ झलकती है। खैर, कुल मिलाकर मोदी जी जहां भी गए उन्होंने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई। 1990 में उनको बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट किया गया। अपने इसी रोल के चलते 1990 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की भव्य रथ यात्रा का शानदार आयोजन किया। सोमनाथ से लेकर मुंबई तक चली इस रथ यात्रा में मोदी जी ने आडवाणी के सारथी का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी तैयार की। इसी के चलते 1995 में बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शंस में मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की। अपने इस कंट्रीब्यूशन के कारण मोदी जी 1998 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। यानी उनकी काबिलियत की बदौलत बीजेपी में भी उनको बहुत तेजी से कामयाबी हासिल हुई। एंट्री इन पॉलिटिक्स। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी की जिंदगी में सबसे बड़ा पॉलिटिकल टर्न आया 2001 में। 2001 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल को इस पोजीशन पर रिप्लेस किया। असल में केशुभाई पटेल की तबीयत उन दिनों बहुत खराब रहती थी। ऐसे में इस पद के लिए अगर सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कोई था तो वो थे केवल मोदी जी। इसी दौरान गुजरात में एक बेहद अनफॉर्चुनेट इवेंट भी हुआ। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा राइट्स की। यह पीएम मोदी के पॉलिटिकल जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ रहा। ऑपोजिशन ने इन राइट्स को लेकर मोदी जी पर कई सवाल उठाए, लेकिन हाल ही में उन्हें और उनकी पार्टी को इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। इसके बाद वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सीएम के पद पर नियुक्त होते रहे। सीएम के तौर पर उन्होंने गुजरात की इकोनॉमी, उसकी एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत तेजी से बूस्ट किया। हालांकि गुजरात हमेशा से इंडिया के डेवलप्ड स्टेट्स में से एक रहा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद इस स्टेट के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए। 2001 से 2010 तक गुजरात ने 10.9% का ग्रोथ रेट अचीव किया, जो उस समय देश के बाकी सभी स्टेट्स में से सबसे ज्यादा था। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात को एक ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भी तब्दील कर दिया। इस दौरान उन्होंने स्टेट में करप्शन खत्म करने के लिए भी बहुत काम किया। गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल को देखकर उनका नाम पूरे देश में चमचमाने लगा। इस दौरान वो केवल बीजेपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक स्ट्रांग लीडर के रूप में सामने आए। 2014 में उन्होंने वाराणसी से अपने पहले लोकसभा इलेक्शन लड़े। इन इलेक्शंस में उनको रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हाथ लगी। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी के चाय की दुकान से लेकर देश के पीएम बनने का सफर लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है।
मोदी जी की कहानी लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति एक अटूट विश्वास जगाती है। लोगों को उनमें एक ऐसा आदमी दिखता है जो उनके दुख और दर्द भी समझता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कामयाबी हासिल करनी शुरू की, उनका परिवार सत्ता के गलियारे से हमेशा दूर रहा है। 2014 हो या 2019, पीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वो कहते हैं कि पूरा देश ही उनका परिवार है। देश का हर नागरिक उनका भाई और बहन है। उनका जो कुछ भी है वो सब कुछ उनके देशवासियों का है और अपने देश के सिटीजन्स के साथ उनका ये अटूट कनेक्शन आज उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह। बहुत ही अच्छी कमाल की वीडियो थी यार, मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो देखकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो मोदी जी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में पता चले कि मोदी जी ने जो है वो अपनी वाइफ को, ठीक है, वो इसलिए छोड़ दिया बिकॉज उनको जो है वो अपने कंट्री के लिए कुछ करना था, उनको कोई अपना नाम बनाना था, ठीक है। और उसके बाद अपने घर वालों को भी जो है जब वो पीएम बने और ओथ लेते हैं तो अपने घर वालों को भी उधर जो है वो, नहीं तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे लोग ही जो हैं, मेरी आवाम ही जो है वो मेरे घर वाले हैं। और मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद क्या उसे कहते हैं कि मोदी जी जो है वो शुरू से ही एक मतलब डाउन टू अर्थ बंदे रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो बहुत ही छोटी फैमिली से बाहर आए थे, उनको हर चीज़ पता था कि मतलब लाइक प्रॉब्लम कहाँ चल रही है लोगों के अंदर, ठीक है। और जितने भी जो है गरीब लोग हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, तो एक वही बंदा समझ सकता है जो स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कर चुका हो। तो मोदी जी ऐसे बंदे हैं जो स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते आ रहे थे, इसलिए अब उनको पता था कि मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, मैंने यहाँ पर इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करनी है, और उन्होंने की भी, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो मोदी जी इंडिया को बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पर वो जो है वो ले गए हैं। बहुत ही कमाल की, बहुत ही अच्छी वीडियो थी गाइस। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।